जनरल साइंस सामान्य ज्ञान में जितने भी क्वेश्चन जेपीएससी बीपीएससी हो या अलग जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें इस वीडियो से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। और मैं यहाँ पे 7 डेज के अंदर पूरी जनरल साइंस खत्म करने वाला हूँ। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और चैनल में नए हैं तो जो सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करेंगे। 50 डिग्री सी का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंग्लिश टर्म भी यहाँ पे समझाता हुआ चलूंगा। तो यहाँ पे आपको 50 डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। ठीक है, कैसे करेंगे आप देखिए। यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला। एंड यहाँ पे जैसे फॉर्मूला आपको कौन सा यूज आएगा, तो C/5 इक्वल टू F-32/9। ठीक है, क्योंकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। यदि सेल्सियस और केल्विन में करना होगा तो ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, और फ़ारेनहाइट से केल्विन करना होगा तो ये दोनों के बीच का रिलेशन इस तरह से करेंगे आप। जैसे यहाँ पे सेल्सियस दिया हुआ है ना, तो हम C के जगह में क्या लिखेंगे 50। यहाँ पे दिया है तो 50 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 50/5 F-32/9। यहाँ पे 5 10 जा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा F-32 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 10 जा 90। यहाँ पे F-32 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसको उस तरफ लेके चल जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा F इक्वल टू 90 + 32। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 122। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे पूछा है एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो 18 दी हुई है और न्यूट्रॉन जो दी है वो दी हुई है 20। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तो हमें पता है जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बट यहाँ पे प्रोटॉन तो दी नहीं है, मगर हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो है वो दोनों क्या होती है, बराबर होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन 18 है इसका मतलब प्रोटॉन भी कितना होगा 18 होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 18 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 20, तो ये 20 + 30 क्या हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो ऑप्शन सी थायरोक्सिन में ये मिली होती है। देखिए आयोडीन मिली होती है इस हार्मोन। आपको पता होगा कि थायराइड से जो है थायरोक्सिन निकलती है, राइट। ये आप थायराइड ग्लैंड देख रहे हैं। तो महिलाओं में या बहुत ज्यादा थायराइड की प्रॉब्लम होती है, हालांकि सब में हो सकती है। आपको पता है एक रोग हो जाता है घेंगा रोग जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में से ग्वाइटर कहते हैं। तो गला जो है वो फूल जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, हमें पता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है, क्योंकि होता यह है कि ये थायराइड जो ग्लैंड है यहाँ पे आयोडीन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और यदि ये नहीं मिली तो ये इस तरह से फूल जाता है, जिसे हम घेंगा या ग्वाइटर कहते हैं। तो क्वेश्चन वही पूछा गया था यहाँ पे, आप देखें पीछे बोला कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो डेफिनेटली ये हार्मोन कौन सा होगा, तो थायराइड में निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायरोक्सिन निकलता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। CO समूह का आबंध क्रम क्या होगा। आबंध क्रम को इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है CO का क्या होगा। देखिए बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकालेंगे कैसे, ट्रिक मैं यहाँ पे बताऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हो। देखिए बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन की हम बात करते हैं और एक नाइट्रोजन की बात करते हैं। ठीक है, मीन्स N2 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो दो नाइट्रोजन का जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये दोनों नाइट्रोजन जो बॉन्डिंग होगा वो किस तरह का बॉन्डिंग होगा। तो आपको यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन की जो एटॉमिक नंबर होती है वो होती है 7। तो आप जब कन्फिगरेशन आप यहाँ पे करोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो ये हो जाएगा 2 और 5, राइट। तो यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। कैसे भी हमें पता है वैलेंसी का मतलब है कि जितना इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, या तो चाहिए या तो ये लेगा या तो ये क्या करेगा डोनेट कर देगा। यदि एक मेटल है तो ये क्या करेगा डोनेट करेगा, और यदि ये नन मेटल है तो ये इसे चाहिए होगा। तो नाइट्रोजन एक नन मेटल है, तो यहाँ पे 2 5 इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। इसका मतलब इसका वैलेंसी 3 हो गया। इसका मतलब आप समझिए इसकी यहाँ पे बॉन्डिंग कितनी हो जाएगी, 3 बॉन्डिंग हो जाएगी, और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी
3 होगा। अभी थोड़ा सा रुकिए, मैं और बताता हूं, यहाँ पे और भी चीजें यहाँ पे समझनी जरूरी है। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3 हो गई इसकी, नाइट्रोजन की, राइट। और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का मतलब N2 की, ध्यान रखेंगे N2 की ये बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अब आपको यदि अलग अलग क्वेश्चन दिया रहे तो आप कैसे निकालोगे? जैसे यहाँ पे CO दिया हुआ है, ठीक है, ये तो कंपाउंड है, यौगिक है, कैसे निकालेंगे? तो देखिए CO में आप एटॉमिक, यहाँ पे टोटल एटम्स कितने निकालिए, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का होता है, सॉरी, कार्बन का होता है 6 और ऑक्सीजन का होता है 8। तो दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 8 14 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी जो एटॉमिक टोटल जो एटम्स है वो 14 है, राइट। तो 14 जो है, आप यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन जो है N2 था, तो एक नाइट्रोजन का 7 होता है और 2 नाइट्रोजन यहाँ पे N2 है ना, 2 नाइट्रोजन, तो 7 × 2 = क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 14 जब नाइट्रोजन का था तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 3 था, राइट। तो बॉन्ड ऑर्डर जब इसका 3 था, उसी तरह से CO का भी जो है वो 14 निकल रहा है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा, राइट। तो ऑप्शन बी, यहाँ पे डी इज द राइट आंसर 3। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है CO+ का, इसका हमेशा याद रखेंगे 3.5 होता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और यदि कोई और भी क्वेश्चन दे दी कि आप बॉन्ड ऑर्डर निकालें, कैसे निकालेंगे, चलिए समझते हैं, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जैसे देखिए 14 से नीचे जब आएंगे तो 13 हुआ, मान लीजिए कि टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 13 हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नीचे आ रहे हैं तो इसमें 0.5 माइनस कर देते हैं, मतलब 3 में 0.5 माइनस करेंगे तो 2.5 होगा। फिर एक नीचे आएंगे, मीन्स जिसका 12 हो उसका क्या होगा, तो हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे 0.5 तो ये हो जाएगा 2.0। उसी तरह से ये आप 14 से ऊपर जब जाओगे, मतलब 15 यदि हो जाए तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, मतलब हो जाएगा ये 2.5, मतलब 0.5 माइनस होगा। फिर 16 होगा तो उसका भी माइनस होके तो हो जाएगा 2.0। तो आप हमेशा ये वाला बेस याद रखें, 14 का 3 होता है, तो आप आगे पीछे करके आराम से निकाल सकते हो, राइट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूं यहाँ पे, मान लीजिए ऑक्सीजन का आपका निकाल दे, O2 का निकालने दे दे, तो क्या होगा उस कंडीशन में। तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन का निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, तो एक ऑक्सीजन का 8 होता है, राइट। और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 8 2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। और 16 का आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए 16 है तो 16 में कितना निकला है, 2 निकला है। इसका मतलब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 2 होगा। तो इस तरह से आप आराम से किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो वायु में जो होती है वो अनुदैर्घ्य होती है, मतलब कि इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव कैसा वेव है, देखिए साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मतलब कि अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य का मतलब है कि ये इस तरह से जाती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, आगे पीछे ऐसे करते आएंगी। और दूसरी एक होती है इस तरह से जाती है, इसको अनुप्रस्थ बोलते हैं, ठीक है। तो जो ध्वनि होती है ना, वो एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है, याद रखेंगे। और ये एक मैकेनिकल वेव होती है। मैकेनिकल वेव का मतलब क्या, ऐसा वेव जिसे मीडियम की जरूरत हो, बिना मीडियम का ये जा ही नहीं सकता है मैकेनिकल वेव। वायु के लिए मीडियम चाहिए, आपको पता है वैक्यूम में ये नहीं जा सकती, निर्वात में ये जा सकती है क्या, कभी नहीं। वायु कभी भी निर्वात में नहीं जा सकती है, क्यों, क्योंकि एक मैकेनिकल वेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये, इसकी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, बट उसमें आंसर मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए बहुत जरूरी होगा वो, आप वहां प्रैक्टिस करेंगे तो वीडियो देखें तभी समझ में आएगा। देखिए तो यहां से मैंने चीजें बता दी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो कितना मिनट लगता है, देखिए 8 मिनट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक्चुअली क्या होता है देखिए कि सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी तक पहुंचता है तो टाइम अलग अलग लगती है, क्योंकि देखिए ये है सन, ठीक है। अब यहाँ पे पृथ्वी की जो पोजीशन है अलग अलग समय में अलग अलग होती है, जैसे जून में यहाँ पे है, मार्च में यहाँ पे है, दिसंबर में यहाँ पे, आप सितंबर में देखेंगे तो यहाँ पे। तो इस तरह से जो अर्थ मूव करती है तो अलग अलग समय पे अलग अलग, तो यहाँ पे देखिए सबसे नजदीक है तो सबसे कम समय में पहुंचेगा, ये सबसे दूर देख रहे हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा। मगर इसकी जो एवरेज होती है उसको हम लोग मान के चलते हैं 8.20, मतलब 8 मिनट 20 सेकेंड। बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है तो आप लिख सकते हो 8 मिनट में। चलिए ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो यहाँ पे देखिए अदिश राशि का मतलब हम इसे हम कहते हैं इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी।
स्केलर का मतलब ऐसा होता है ऐसी क्वांटिटी, ऐसी राशि जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। और जिसमें डायरेक्शन और परिमाण दोनों चाहिए उसे हम कहते हैं डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मतलब परिमाण दोनों चाहिए उसे हम कहते हैं वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर का जैसे एग्जांपल हो गया आपका फोर्स, ठीक है, एक्सेलेरेशन, ये सारा क्या है, तो ये वेक्टर है। बट स्केलर का एग्जांपल आप देखें तो जैसे हो गया आपका डिस्टेंस, ठीक है, तो ये क्या है, तो ये एक अदिश राशि है। जैसे प्रेशर मतलब दाब, ये भी एक अदिश राशि है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को, इस पे एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हो, आइकन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। चलिए तो इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी अदिश राशि है, तो यहाँ पे देखिए दाब एक अदिश राशि, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे विकृति जो है उसकी मात्रक नहीं है। विकृति को हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल एल बाई एल। इसका मतलब क्या है, डेल एल का मतलब है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। इस चीज को आप समझेंगे, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ क्या है भाई, ये थोड़ा सा समझते हैं। देखिए होता ये है, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, ठीक है, अब इसको फोर्स लगा के आप ऐसे खींच ले रहे हैं इसको, आप मान लीजिए आप रबड़ ही आपके पास, ठीक है, तो आप ऐसे खींच रहे हैं इसको। अब खींचने के बाद क्या होगा, इसमें कुछ तो चेंज आएगा ना, इसका जो लेंथ है वो कुछ बढ़ेगा, मान लीजिए कि इतना बढ़ गया, ठीक है, मान लीजिए ये चेंज होके डेल एल बढ़ा मान लेते हैं, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ, डेल एल, तो हमने वही रखा चेंज इन लेंथ डेल एल, और ओरिजिनल जो लेंथ था इसका, ठीक है, ये एल, दोनों को डिवीजन कर देंगे तो वो स्ट्रेन निकलेगा, मतलब विकृति निकलेगी। तो इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए आपका लेंथ, ऊपर जो लेंथ है उसकी यूनिट में मीटर होगी और नीचे की भी मीटर होगी, तो मीटर मीटर करके खत्म हो जाएगा, तो इसका कोई यूनिट बचेगा नहीं। तो विकृति विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हर्ट्ज में क्या नापा जाता है, तो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स बाय एरिया जो होता है इसका मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है, जिसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के सम्मान में पास्कल भी कहा जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को। तो यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, इसका N2O होता है, ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, देखिए तत्व, धातु को हम लोग कहते हैं मेटल, तो मेटल क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लीजिए कि आयरन है, ठीक है, इसे हम कहते हैं Fe, या कोई एल्युमिनियम है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें तो एलिमेंट ही है। एलिमेंट का मतलब प्योर फॉर्म, तो धातु एलिमेंट ही होता है, मगर अधातु का मतलब है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल भी क्या होता है, तो नॉन मेटल भी एक एलिमेंट ही है, जैसे एग्जांपल हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, तो ये क्या है, तो ये भी एलिमेंट ही है। गैस क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है, हम कहते हैं ना कि गैस क्या है, एक मिश्रण है, मतलब ये मिक्सचर है, तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर। और उपधातु का मतलब क्या होता है, मेटेलॉइड। मेटेलॉइड का मतलब क्या होता है कि देखिए कुछ ऐसी सब्सटेंस है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, दोनों का गुण मिलता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं उपधातु। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल है, टीन है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। पानी का पीएच मान क्या होगा, तो पानी क्या होता है, तो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, तो उदासीन का 7 होता है, हमें पता है कि पीएच मान 1 से 14 तक होता है, राइट, और उदासीन का ये 7 होता है, और अम्ल का ये 7 से कम होता है, लेस देन 7, ये होता है अम्ल का, ठीक है, याद रखेंगे 7 से कम। और 7 से अधिक किसका होता है, 7 से अधिक ये होता है क्षार का, मतलब बेस का होता है, याद रखेंगे, क्या किसका होता है, बेस का, मतलब क्षार का होता है 7 से अधिक। तो यहाँ पे जो पानी होता है वो न्यूट्रल होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 7। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री, जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसको किसे कहते हैं, तो लेवोजियो के कहते हैं, लेवोजियो आप याद रखेंगे, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः घटक होता है, तो ग्रीन हाउस आपको पता है कि ऐसी गैसें जो पृथ्वी को गर्म कर दे रही है उसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, तो इसमें सारी गैसें ही होगी, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। एड्स किसके कारण होता है, एड्स देखिए विषाणु के कारण होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। तो ये क्या है? तो ये म्यूटलिज्म है। देखिए, शैवाल और कवक को मिलाने से लाइकेन बनता है, मतलब ये दोनों के मिक्सचर से बनता है एक तरह से। आप देखें यहाँ पे, तो ये दोनों एक्चुअली क्या होता है कि आपस में क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है, तो जब दो ऑर्गेनिज्म मतलब कि दो जीव आपस में निर्भर करें एक दूसरे के ऊपर, तो उसको हम लोग कहते हैं म्यूटलिज्म, या हम ऐसे को कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हम इसे कहते हैं। तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल आप पूछें तो क्या होगा? जैसे राइजोबियम, आपको पता होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है, दाल के पौधे में मिलता है। ठीक है, अरहर दाल का जो पौधा लगाते हैं हम लोग, तो उसमें मिलता है ये बेसिकली। देखिए इस तरह से ये क्या होता है, इस तरह का नोड्यूल बन जाता है। ठीक है, गांठ इस तरह से बन जाती है, और ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा 100% जाएगा, इसी से पूछा जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? देखिए, हमारे वातावरण में नाइट्रोजन तो 78% है, हमको पता है, सॉरी एन। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो कितना है? 78% है। मगर इस नाइट्रोजन का कोई काम जो है पौधा ले पाता है क्या डायरेक्टली? पौधा इसे डायरेक्टली नहीं ले पाता है, और हमें पता है कि नाइट्रोजन पौधा के लिए बहुत अच्छा होता है, ये एक उर्वरक का काम करता है। ठीक है, तो मगर ये तो डायरेक्टली ले नहीं पाएगा। तो ये जो फिक्सेशन का काम है ये कई तरह से होता है। जैसे बिजली के चमकने के प्रक्रिया में भी ये क्या होता है, नाइट्रोजन जो है मिट्टी में चली जाती है। या कई बार एक राइजोबियम नामक एक, ये जो आप देख रहे हैं बैक्टीरिया, ये क्या करता है, मिट्टी के अंदर रहेगा, और जो जड़ होगा, जड़ में ये रहेगा। ठीक है, ये पौधे के जड़ में रहेगा। बेसिकली जो लिग्यूम्स होते हैं, मतलब दाल वाला जो पौधा होता है, जैसे अरहर दाल वगैरह, तो उसके ये जड़ में रहता है। और ये क्या करता है, ये जड़ से, पौधा से अपना भोजन ले लिया। ठीक है, पौधा से जो ये बैक्टीरिया है अपना भोजन लिया और जिंदा है, और बदले में ये बैक्टीरिया क्या करता है कि ये मिट्टी को उर्वरक बना देता है। कैसे? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके। नाइट्रोजन जो था, ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है इसको एक केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है ये, और वो केमिकल कंपाउंड फिर प्लांट जो है वो ले लेती है। ठीक है, तो ये आप सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं इसे। हो सकता है एग्जाम में नेक्स्ट टाइम में सिम्बियोटिक पूछ दे, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद मतलब बाई प्रोडक्ट, ठीक है, क्या है? उपोत्पाद का मतलब बाई प्रोडक्ट, तो ऑक्सीजन जो है उसका बाई प्रोडक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे सबके में ही एंजाइम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। मगर बीपीएससी का ये क्वेश्चन है, और ये बीपीएससी ने इसका आंसर बी दिया था, मैं बता दूं, बट सही आंसर ई होगा। चलिए, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो उसे आवास कहते हैं, ऑप्शन ए। चलिए, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो बोन्स का जो स्टडी होता है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, जियोलॉजी के बारे में चर्चा की गई थी कि जियोलॉजी क्या होता है। देखिए, जियोलॉजी का मतलब होता है कि धरती का जो, आप यहाँ पे देख रहे हैं, धरती की जो हम लोग स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अंदर की जो, अंदर का जो हम लोग कहेंगे स्टडी, और बाहर का जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं जियोग्राफी। ये ध्यान रखेंगे आप, बाहर के स्ट्रक्चर की हम जो स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं जियोग्राफी, जैसे मैप वगैरह हम लोग करते हैं। बट अंदर की जो स्ट्रक्चर की हम लोग करते हैं स्टडी, जैसे मान लीजिए इसके अंदर लावा है, मैग्मा है ना, उसके बाद मेंटल क्रोड, तो ये सारी स्टडी हम लोग जियोलॉजी में कहते हैं। चलिए, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सेरोलॉजी के बारे में बताया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें? तो केरोसिन में। हमें पता है कि हम सोडियम इसीलिए इसमें रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ सोडियम बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि सोडियम को किस में रखा जाता है, तो आंसर होगा केरोसिन। चलिए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? बहुलक का मतलब पॉलीमर, यहाँ पे आप जानते हैं, तो बहुलक किसका है? तो ये है आइसोप्रीन का, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। शरीर का तापमान नियंत्रण करता है, तो शरीर का जो तापमान है वो हाइपोथैलेमस नियंत्रण करता है। ये हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में।
देखिए ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है, कभी बढ़ा देगा कभी घटा देगा। तो बेसिकली ये क्या करता है कि ब्रेन को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देता है। कई बार देखेंगे आप कि कई बार आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे हार्ट बीट बढ़ जाएगा, आपका शरीर गर्म हो जाएगा, या कभी गुस्सा हो जाएंगे उस कंडीशन में, या कभी कभी क्या होता है ये लहसुन खाने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, चीज़ें आप समझ रहे होंगे। चलिए, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो ये अमीटर से नापी जाती है, ऑप्शन बी। और इसका यूनिट अमीटर होता है ए, याद रखेंगे, विद्युत धारा करंट की। ठीक है, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट आई इक्वल टू, आपको पता होगा, क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई टी होता है। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो पावर की जो इकाई होती है वो क्या होती है? वॉट होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका पीएच वैल्यू 7 होता है? देखिए किसका पीएच वैल्यू 7 होता है? तो मैंने कहा था उदासीन का होता है, और शुद्ध पानी भी उदासीन ही होता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। इसका मतलब है यहाँ पे ई ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? देखिए हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक होती है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। इसे हम कहते हैं प्रोटियम। पहले वाले को प्रोटियम, दूसरे वाले को ड्यूटियम और तीसरे वाले को ट्रिटियम कहते हैं। समस्थानिक क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स। समस्थानिक का मतलब यह हुआ कि इसकी जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, परमाणु संख्या, वो क्या होगी? सेम होगी, लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, मास नंबर क्या होगी? मतलब द्रव्यमान संख्या जो है वो डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन तीनों में ही जो एटॉमिक नंबर है इसका एक ही है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। मगर H1 का आप देखेंगे, मतलब प्रोटियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1। ठीक है, और इसका होता है हाइड्रोजन 2 का, मतलब ड्यूटियम का 2, और इसका होता है 3। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण यह है कि मास नंबर का जो फॉर्मूला होता है हमें पता है, वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बट प्रोटियम जो होता है इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो जब न्यूट्रॉन होता ही नहीं है तो प्रोटॉन की संख्या 1 हुई, तो एक ही इसका क्या हो जाएगा? मास नंबर भी होगा। तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पे कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ऑप्शन सी हाइड्रोजन। नेक्स्ट टाइम में हो सकता है क्वेश्चन पलट के इस तरह से दे दे, यहाँ पे ऑप्शन दे दे आपके पास हाइड्रोजन, नहीं सॉरी, ऑप्शन दे दे प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, तब आपको क्या लिखना पड़ेगा? तो प्रोटियम लिखना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। एंगस्ट्रम इकाई किसकी है? देखिए एंगस्ट्रम जो है इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। तो एंगस्ट्रम जो है वो लेंथ इससे मेजर करते हैं हम लोग, कोई भी लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगस्ट्रम लेंथ आप देख रहे हैं किसकी मेजर कर सकते हो आप? तरंग की दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य जिसे हम कहते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या एक तरह का लेंथ ही है, तो यहाँ पे वेवलेंथ होगा आंसर, मतलब ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किन कारणों से किसके द्वारा होता है? देखिए ये एड्स किसके द्वारा होता है? विषाणु। देखिए क्वेश्चन रिपीट आपको एक दो मैंने जानबूझकर दिया है ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सकें यहीं पे। नेक्स्ट है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? ठीक है, तो आर्द्रता जो है आप कैसे मेजर करते हो? तो इसके लिए जो है ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हाइड्रोमीटर आप देख रहे हैं, हाइड्रोमीटर का यूज किस में करते हैं हम लोग? तो इसका यूज हम लोग करते हैं जो रिलेटिव डेंसिटी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं हम लोग। क्या होता है भाई ये, है ना? स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती, ये याद रखेंगे। नो डायमेंशन नो यूनिट। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब जिसका निकालना है आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ यहाँ पे क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड में हम लोग क्या लेंगे? जैसे लिक्विड की यदि हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे तो उस कंडीशन में इसको हम लोग क्या ले लेते हैं? तो इसको हम लोग ले लेते हैं वाटर। क्या ले लेते हैं? वाटर। लेकिन यदि हम लोग कोई गैस की निकालना चाह रहे हैं तो वहां पे हम ले लेते हैं एयर की। ठीक है, तो वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1000 होती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो इस पे यहाँ पे ये चीजें स्पष्ट हो जानी चाहिए। चलिए यहाँ पे और एक चीज है, यहाँ पे देखिए पायरोमीटर। पायरोमीटर नेक्स्ट टाइम में हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। पायरोमीटर से हम लोग टेम्परेचर जो है वो मेजर करते हैं। अभी जो कोरोना में जो मेजर किया जा रहा है वो एक तरह का पायरोमीटर ही आप कह सकते हो उसको।
ठीक है। वो इंफ्रारेड वो क्या है, थर्मोमीटर है। तो हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ दे, इंफ्रारेड थर्मोमीटर क्या है, ठीक है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर से क्या मापा जाता है, और कोविड-19 में अभी कौन सा यूज किया जा रहा है। हो सकता है ऑप्शन में आपको दे दे इंफ्रारेड थर्मोमीटर, या ऑप्शन आपको ये भी दे सकता है कि पायरोमीटर। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। इसकी कुछ पिक्चर में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं हाइग्रोमीटर है, ठीक है, और ये है हाइड्रोमीटर। ये बैटरी में आपने यूज करते हुए देखा होगा, ठीक है। जो बैटरी आप चार्ज है या नहीं है, आप देखे होंगे कि बैटरी में क्या करता है, एक इस तरह से जो है एक इस तरह का डिवाइस इसको यूज करते हैं, और इसमें पानी का बुलबुला इस तरह से बढ़ता है, तो इस तरह से मेजर होता है कि बैटरी आपकी चार्ज है या नहीं। ये पायरोमीटर आप देख रहे हो, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट, शरीर का तापक्रम जो है नियंत्रित करता है, तो इसको मैंने कर ही दिया था, हाइपोथैलेमस। चलिए यहाँ पे आपको सही कथन चुनना है। तो यहाँ पे लिखा कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। तो देखिए पहले समझ लीजिए कंसेप्ट को। ये जो आपको पता हो भिबजियोर, तो आपने सुना होगा, ठीक है, भिबजियोर। तो ये जो भिबजियोर होता है, इसमें रेड का जो वेवलेंथ होता है, मतलब तरंगदैर्घ्य, वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य ज्यादा का मतलब है, समझे, लंबाई ज्यादा है, तभी तो वो चीजें दिखेगी। इसलिए तो रेड कलर दूर से दिख जाता है। इसलिए तो जो रेड कलर है वो डेंजर के लिए लगाया जाता है कि आराम से दिख जाए दूर से ही। तो वेवलेंथ रेड का सबसे ज्यादा, और वायलेट का मतलब बैंगनी का सबसे कम होता है, सबसे कम। मगर आप नेक्स्ट टाइम में हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि फ्रीक्वेंसी बताइए कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी जस्ट उल्टा होता है। इसका फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है। वी इक्वल टू न्यू लैम्डा। वी इक्वल टू क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है, या स्पीड किसी की भी स्पीड हम ले लें। यहाँ पे लाइट के केस में लाइट की हम बात करेंगे तो स्पीड है ये, ठीक है। और वी का न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया, मतलब कि ये है फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज में मेजर करते हैं हम लोग, आवृत्ति इसको हिंदी में कहते हैं। और लैम्डा का मतलब होता है तरंग दैर्घ्य, या इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेवलेंथ। तो ये फॉर्मूला है। तो अब इसको देखेंगे यहाँ पे, तो न्यू इक्वल टू यदि निकालना चाहें आप, तो ये हो जाएगा वी बाई लैम्डा। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा का मतलब क्या है, तरंग दैर्घ्य। तो फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्घ्य में क्या है, विपरीत है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो तरंग दैर्घ्य कम होगा। इसका मतलब तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो देखिए तरंग दैर्घ्य ज्यादा किसकी होती है, रेड की, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी कम होगी, ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, सही है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है वेवलेंथ, वो बैंगनी से कम होगा, कभी नहीं होगा, कम होगा तो दिखेगा कैसे, है ना। ऑप्शन ए गलत है। बी ऑप्शन देखिए, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। चलिए ऐसा क्वेश्चन मैंने बनाया था अभी, और इस फॉर्मूला का हमने यूज किया था, फिर से यूज करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है CY5 इक्वल टू F-32। बहुत ही शानदार सवाल, हमेशा पूछा जाता है। देखिए ये 40 हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे C के जगह में, क्योंकि सेल्सियस दिया हुआ है, और ये 5 हो गया, ये F-32। यहाँ पे यदि फ़ारेनहाइट देता है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे फ़ारेनहाइट के जगह में पुट करते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 8 जा, और क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा F-32, 8 9 जा 72। तो इस तरफ आएगा तो F इक्वल टू, ये ऊपर 2 2 4 7 3 10, तो 104, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस पर मिला था। तो आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, तो इस पे मिला था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, कोशिका का जो शक्ति स्रोत है वो क्या होता है, तो ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, हम लोग करंट देते हैं, और करंट देने के बाद ये क्या क्या होने लगता है, घूमने लगता है। इसका मतलब करंट जो है वो क्या है, विद्युत ऊर्जा है, और घूमने का मतलब क्या हुआ, गतिज ऊर्जा। तो ये क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, गतिज का मतलब यांत्रिक भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में होता है, तो आपको पता है 70% वाटर होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद
विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से, एमीटर से मापी जाती है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है, तो सभी होता है। दाब की इकाई क्या होती है, तो दाब की इकाई मैंने कहा था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी कह सकते हो आप उसको। ठीक है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, तो यह भी देखिए पूछा गया, बार बार पूछा जाता है, तरंग दैर्घ्य की है। चलिए, आवृत्ति को मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है, तो हर्ट्ज में, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ट्राइग्लिसराइड क्या है, ये एक तरह का वसा है, फैट है, ऑप्शन सी। ईईजी जो है वो किसकी निगरानी के लिए यूज किया जाता है, तो ये जो है मस्तिष्क के लिए यूज किया गया, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देखिए एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब आप समझ सकते हैं, स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, देखिए स्ट्रेस का मतलब है कि कोई एक ऑब्जेक्ट इस तरह से है, आप इसको इस तरह से खींच रहे हैं, तो ये क्या करेगा कि इसको ये चाहेगा कि हम इसको खींचने से रोकें। ठीक है, तो ये रोकने के लिए क्या करता है, अंदर की ओर एक फोर्स लगाता है, अंदर की ओर इस तरह से, अंदर की ओर फोर्स लगता है दोनों तरफ से। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसे पास्कल भी कहा जाता है, हमें पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।